ठीक है, जी। चलिए। तो कोशिका सिद्धांत जो है 1838 में एमजे स्लाइडन और 1939 में टी स्वान ने कोशिका के बारे में जो जो बातें कही उसको मिला के बनाया। और ये दोनों कहाँ के थे? तो ये दोनों जर्मनी के थे। ठीक है, अब 1855 नहीं में लिखेंगे सर? हाँ, यहाँ लिखना नहीं है? नहीं लिखना नहीं है, वो अपलोड कर देंगे, वहां से लिख लेना जी, ठीक ना। तो 1855 में रुडोल्फ विर्च्यो ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि इन्होंने उसमें कुछ और चीज ऐड किया। जैसे कि इन्होंने एमजे स्लाइडन ने क्या कहा कि प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का पहला जो नियम है वो ये कहता है इस सभी जीव जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तुमको एक कोशिका वाला जीव भी पता है, वर्गीकरण में हम लोग देखे थे, और अधिक कोशिका वाला तो बहुत सारा पता होगा। ठीक, तो सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के से बना होता है। उसके बाद टी स्वान ने बताया कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और सभी जीवों की उत्पत्ति जो है एक कोशिका से होती है। ये भी इसमें ऐड कर देना कि सभी जीवों की उत्पत्ति सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है, तो सभी जीवन की कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से बनी होती है। और उसके बाद रुडोल्फ विर्च्यो ने यह बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी एक पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। मतलब कि कोशिका विभाजन या नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका से होता है। ये वाला सिद्धांत जो है ये रुडोल्फ विर्च्यो ने दिया था। इन भाई साहब ने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, ये तीनों जो सिद्धांत है ये 1, 2 और 3 यही है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में 3 लोगों का नाम आता है, एमजे स्लाइडन, टी स्वान, ये दोनों जर्मनी के थे। रुडोल्फ विर्च्यो जो थे ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, इन तीनों महाशय ने मिलकर ये सिद्धांत दिया है। ठीक, अगर ऑप्शन में तीनों का नाम है तो सही है, अदरवाइज ये दोनों नाम तो आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, एमजे स्लाइडन और टी स्वान। ठीक, तो चलिए लेकिन कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। क्यों अपवाद है? क्योंकि यह कोई कोशिका है ही नहीं। ठीक है, यह एक परजीवी के रूप में होता है, और जब ये सबसे अलग रहता है तो निर्जीव रहता है। ठीक है, और जैसे कि मनुष्य के या किसी और के शरीर पे आ गया जहां से उसको पोषण मिलने लगता है तो वो जीवित हो जाता है, अदरवाइज ये निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये विषाणु जो है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, और विषाणु को ऐसा प्रारंभिक सूक्ष्मजीव कहा जाता है जो कि कोशिका की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, तो विषाणु क्या है? ऐसा प्रारंभिक सूक्ष्मजीव है जो कोशिका की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है सर, इसका मतलब ये भी होता है कि वो कोशिका से भी बहुत छोटा होता है। हाँ, इसका मतलब यही है कि ये कोशिका से छोटा है और कोशिका बनने से पहले की चीज है। ठीक है जी, चलिए, तो अब हमारा आता है ये देखिए कोशिका की संरचना। ठीक है, एक एक चीज देखिएगा ध्यान से कि इसमें ये जो है कोशिका भित्ति है,
यहाँ पे ये जो लाइनिंग दिख रहा है ये कोशिका भित्ति है। ठीक, ये जो है ये हमारी पादप कोशिका के बारे में है। ये पादप कोशिका है, तो पादप, ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका का वो है। ठीक है, हरित लवक जो है वो पादप कोशिका का अंगक है। ठीक, तो ये कोशिका भित्ति, बाहर वाली परत जो है ये कोशिका भित्ति है। ठीक, और ये जो है अंतःप्रद्रवी जालिका है। एक एक चीज देखिए, इसको 2-4 चीज को हम और डिटेल में भी दिखाएंगे आपको फोटो। सिर्फ इमेज देख के आप, इमेज अगर दिमाग में बैठ गया तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले ये चीज देख लीजिए कि है क्या क्या चीज। कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। ठीक है, और ये है गोल्जिकाय, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं हिंदी में? ये इंग्लिश वर्ड है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रक, केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। हाँ, उसके बाद रिक्तिका, रिक्तिका को क्या कहते हैं? पता है वैक्यूल्स। क्या ठीक सर? है? वैक्यूल्स क्या ना सर? सर, वैक्यूल्स। हाँ, वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है ये इसमें कोशिका के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे आप ये देखिए गोल्जी उपकरण का डिटेल्ड वो चित्र, ये इस तरह की होती है। ठीक है, एक एक ये दिख रहा है आपको। आपको बाहर में कहीं कहीं आप देखिएगा तो गोल्जी का फोटो ऐसा भी दिखेगा आपको, ऐसा। ये देखिए, इस तरह से दिखती है। मैक्सिमम जगह पे इस तरह की ही दिखती है। तो ये बाहर वाली जो संरचना है ना, ये देखिए, ये वाली, ये बाहर वाली नवेली संरचना को सिर्फ आपको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, और इसके डिटेलिंग पे मत जाइएगा, ये सब जो है इस पे मत जाइएगा, ये सब हमारे लिए नहीं है। ठीक ना, ये सब चीज हमारे लिए नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज हो जाती है। ठीक, तो हमको ये इसमें समझना क्या है सर? हाँ, समझना हमको समझना समझना कुछ नहीं है। समझना ये है कि इसकी संरचना कैसी होती है, कि गोल्जी उपकरण अगर बोला जाए तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाए। ठीक ना, इसमें यही चीज ध्यान रखना है। और ये देखिए, ये होता है हरित लवक, ये हरित लवक का फोटो है। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो है, राइबोसोम का, ये माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको इसमें गोल्जी का कैसा दिख रहा है। जैसा अभी ये देखिए, यहाँ पे गोल्जी का दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है। जी सर। और यहाँ पे देखिए आपको ये राइबोसोम दिख रहा है। ठीक है, हरित लवक यहाँ देखिए दिख रहा है आपको। राइबोसोम छड़ीनुमा होता है सर। ठीक है, हाँ, और यहाँ देखिए सब कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये पूरी डिटेलिंग है इसकी। तो आपको लोग को सिर्फ इसको दिमाग में बिठा लेना है कि हरित लवक ऐसा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है, राइबोसोम ऐसा है और गोल्जी उपकरण ऐसा है, कि जब जब भी नाम लिया जाए तो आपको इमेज दिख जाए। ठीक ना, चलिए अब आते हैं कोशिका के प्रकार। तो 2 तरह की कोशिका, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस किए थे इसके बारे में। ठीक है, तो अब ये चीज देखिए कि कोशिका जो है प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो अंतर हम लोग ये अंगक और विशेषता के आधार पे करेंगे। पहला, ये प्रीकैरियोटिक है, सॉरी दोनों में ये आ गया है। तो एक ये प्रीकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक होगा, EUO। ठीक है, यूकैरियोटिक होगा ये। ठीक, तो कोशिका भित्ति,
ये सब जितने भी अंगक हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये जानना है कि ये सब अंगक जो है ये कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, आपको इमेज दिखाने का यही मतलब था कि ये सब अंगक जो है कोशिका में पाया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, आगे डिटेलिंग हम लोग करेंगे इन सब की। ठीक है, तो कोशिका भित्ति यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यहाँ यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रीकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। गोल्जी का अनुपस्थित होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। लाइसोसोम अनुपस्थित और उपस्थित रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित और उपस्थित। केंद्रिका अनुपस्थित और उपस्थित। कसाभिका केवल एक तंतु, कुल 11 तंतु। कसाभिका आप लोगों को बताए थे, क्या होता है कसाभिका? ठीक है, कसाभिका देखो पीछे एक पूंछ की तरह पतली जैसी निकली रहती है। बहुत सारे कसाभिका या सिलिया। में देखा था तो बहुत सारे जीवों में निकली रहती है पीछे। यस सर। प्रोटिस्टा का एक चलन भी है। तो इसमें एक वो उसको जो एक निकला रहता है वो तंतु है, तो इसमें एक तंतु है और इसमें कुल 11 तंतु है। डीएनए एकल सूत्र और दोहरा सूत्र। एकल सूत्र और दोहरा सूत्र समझते हो? एकल सूत्र इस तरह से हुआ, ठीक है, और दोहरा सूत्र इसी में इस तरह से इसको ऐड कर देते हैं। नहीं जी, कोशिका विभाजन अर्धसूत्री, और ये अर्धसूत्री और समसूत्री। देखो कोशिका विभाजन हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। टॉपिक जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो इसको वहां पे हम लोग समझ लेंगे कि अर्धसूत्री क्या होता है, समसूत्री क्या होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण थाइलेकेंड में और क्लोरोप्लास्ट में ये बहुत मेजर अंतर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि प्रीकैरियोटिक में थाइलेकेंड एक, जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नामक एक अंगक होता है, तो यहाँ पे थाइलेकेंड होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग आगे पीछे डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। लिंग प्रजनन नहीं होता है और यहाँ पे होता है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है, यहाँ पे उपस्थित होती है। ये 13 चीज है, और इस टेबल से ये देखो 5 यहाँ और 6 यहाँ, इस टेबल से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि जो अनुपस्थित है जहाँ पे, तो उसको प्रीकैरियोटिक में एक जगह पे लिख लीजिए और एक ऐसा कोशिका बना दीजिए, में एक इमेज बना के वहां पे सबको अनुपस्थित कीजिए और दूसरे में उपस्थित कीजिए। प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का यहाँ भी चलो, ये कैसे हो गया? ये देखो, ये यहाँ पे यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, ये मान लो कि कोशिका है, कोशिका के बाहरी परत जो है, ठीक है, 10 मिनट, अच्छा ठीक है बेटा, अपग्रेड कर लेता है। ठीक है, तो कोशिका की बाहरी परत जो होती है वो हम लोगों ने इसमें देखा था, इमेज आपने देखा है अभी, ये देखिए, ये जो है ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। यहाँ पे इसको दिखाया गया है अंदर वाला। ठीक, ये अगर जंतु कोशिका होता तो सबसे बाहर वाली परत जो होती वो कोशिका झिल्ली होती, और ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, तो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिपिड और प्रोटीन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, लिपिड्स अंडरलाइन समझा कर दे दीजिए, रहे लिपिड्स हैं इसको, तुम भी कॉपी में सर। अंडरलाइन कर लेना। यह लिपिड लिपिड और लिपिड क्या होता है सर? हाँ, लिपिड क्या होता है? लिपिड एक रसायन है जिसका कि बहुत ही कह लो कि कॉम्प्लेक्स कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक ना। कार्बन का एक अप्रूव है ना सर। हाँ, कार्बनिक कंपाउंड हो गया तो ठीक है, अपर रूप दूसरा चीज हो गया। अपरूप दूसरा चीज हो गया, ठीक। यह देखो, पतली लचीली अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। अर्ध पारगम्य क्या हुआ कि मतलब कि किसी चीज को आने देगा, किसी चीज को नहीं, चयन करके वो आने देता है कि क्या चीज कोशिका के अंदर जाएगा, क्या चीज कोशिका से बाहर आएगा, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य कहते हैं, ठीक है। स्पंज सर, हाँ, स्पंज में जिस तरह होता है। नहीं देखो, स्पंज से थोड़ा सा भिन्न होता है। स्पंज ये चयन नहीं कर पाता है उतना, ठीक है। और ये चयनात्मक और वर्णात्मक भी कहा जाता है इसको, वर्णात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। और सर यहाँ प्रोटीन और वर्णात्मक पारगम्य कार्बोहाइड्रेट भी कहने का पाए क्या जाते सेंस हैं। है? वर्णात्मक पारगम्य कहने का यहाँ क्या सेंस है? क्या? वर्णात्मक पारगम्य कहने का चयनात्मक को रिप्लेस तो किया समझ रहे हैं गया सर है कि वर्णात्मक जिस से। जो चीज जरूरी है उसी चीज को अंदर आने के लिए देगा ये हाँ हाँ ये हाँ चीज तो समझ रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन वर्णात्मक सर, वर्ण के आधार पर भी? नहीं 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 नहीं, ये चयनात्मक के लिए ये वर्ड यूज होता है, वर्णात्मक, अच्छा ठीक ना। अच्छा। जहाँ पे ये चयनात्मक नहीं होगा वहां पे वर्णात्मक भी दे देता है, ठीक है। कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यह क्या करती है कि आकार और यांत्रिक सहारा देती है। यांत्रिक सहारे से क्या मतलब है? अंदर से सहायता देती है। जैसे कि हमारे हाथ को पूछा जाएगा कि यांत्रिक सहारा कहाँ से मिलता है, तो कंधे से मिलता है, कंधे के सहारे ये टिका हुआ है, अर्थात ठीक सर है? ये पिलर का काम करता है। हाँ, पिलर के जैसे काम करता है, जैसे घर में पिलर पिलर होता है वो छत एग्जैक्ट को नहीं सहारा कह देता सकते है। पिलर की तरह, तुम ये कह लो कि उसके सहारे वो टिका रहता है, ठीक है। जी कि जी। उसको आकार तो देता ही है, एक तरह से सहारा देता है कि वो इस बाउंड्री में अटका रहेगा और इसके बाहर नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं छड़ को देता है मसला जो सहायता। हाँ जैसे पिलर हाथ को में देता छड़ है को जो कंधा सहायता देता सहारा, है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली की संरचना आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसमें ये जो होता है दो स्तर जो है, ये देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है। ये दोनों प्रोटीन का स्तर है दोनों साइड में, और बीच में लिपिड का एक स्तर होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। दोनों साइड में प्रोटीन और बीच में लिपिड, और इसको सैंडविच संरचना भी कहा जाता है, सैंडविच टाइप का दिखता है ये, ठीक है। और इसको अगर और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा सिंपल है, समझने में आसानी होती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमारी कोशिका झिल्ली की संरचना होती है कि ये यहाँ पे बाहर में दो परत है प्रोटीन की, और बीच में ये परत है लिपिड की, ठीक है। चलिए अब ये देखिए कोशिका भित्ति की संरचना है, ठीक। ये डिटेल्ड संरचना है, वैसे आप समझ लीजिए कि ये कोशिका के सबसे बाहर की परत होती है, ठीक। मध्य तालिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, इनसे हमको मतलब नहीं है। आप ये समझिए कि ये कोशिका भित्ति है जो कि कोशिका के बाहर, पादप कोशिका के बाहर पाई जाती है, ठीक है। तो ये पादप कोशिका के चारों ओर का मोटा और कड़ा आवरण होता है, और मुख्यतः इसकी बनी होती है सेलुलोज की। ये सब तो आपको पता ही होगा, और ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। और यह जैसे वहां पे कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को यांत्रिक सहारा और सुरक्षा देती थी, तो यहाँ पे ये पादप कोशिका को यांत्रिक सहारा और सुरक्षा देती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और कोशिका को सूखने से बचाती भी है, ठीक है। और देखो
एक चीज ये भी है कि ये कोशिका भित्ति जो होती है ये मुलायम नहीं होती है, ये कड़ी होती है। ठीक है, कड़ा होता है, मतलब एक कड़ा को आप लोग कड़ा होता है, हार्ड। ठीक। और ये निर्जीव होता है, ठीक है। इसका भित्ति जो होती है ये निर्जीव होती है, ठीक। सर तब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सर? मतलब कि हाँ? सर मान लीजिए कि कोशिका भित्ति को कोई काट देता देखो है। होता तो कोशिका से ही है, ठीक ना, लेकिन जब ये पूर्ण मैच्योर हो जाती है तो ये निर्जीव हो जाती है। आप बड़े से पेड़ में जब अच्छा देखोगे, अच्छा जी, हाँ। मतलब जब अपने सबसे ऊपरी अवस्था में आता है तब ये निर्जीव हो हाँ। जाता है। जी जी। जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाता है कि वो पूरी तरह से यांत्रिक सुरक्षा और सहारा प्रदान करने लगती है तो उस अवस्था में यह निर्जीव होती है, ठीक है। हो गया? तो जी सर। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो इसमें आपको देखिए, यहां से कोशिका सिद्धांत से लेके, कोशिका सिद्धांत वाला पार्ट हुआ हमारा, और कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ठीक ना। और आगे हम लोग अब आएंगे कि कोशिका द्रव्य में जो जो संरचना पाई जाती है। कल हम लोग करेंगे राइबोसोम के बारे में, गोल्जी उपकरण के बारे में, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जितना है इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक ना।